हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कुछ चीजें जिंदा हैं, कुछ बेजान। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक चिंगारी है जो किसी भी जीव को जिंदा बना देती है? मतलब एक पत्थर और एक उड़ते हुए पक्षी में असल में फर्क क्या है? ये सवाल बायोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब जिंदगी के सबसे गहरे राज में छपा है। और वो जवाब है कोशिका। जी हां, सेल। बस यही वो एक चीज है, वो बुनियादी ईंट जो जिंदा को बेजान से अलग करती है। जिंदगी की पूरी कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। तो कोशिका क्या है? ये जिंदगी की वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट है जो अपने दम पर जिंदा रह सकती है। मतलब अगर इससे छोटा कुछ भी हो तो वो अकेले जिंदा नहीं रह सकता। यही जिंदगी होने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। अच्छा, तो हम इस कमाल के नतीजे पर पहुंचे कैसे? ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए उस कहानी को जानते हैं जिससे सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का जन्म हुआ। वो नियम जो इस धरती पर हर जिंदगी पर लागू होते हैं। ये कहानी पता है 19वीं सदी के साइंटिस्ट्स की एक रेले रेस जैसी थी। 1838 में मैथियास श्लाइडन ने हजारों पौधों को देखा और कहा, अरे हर पौधा तो सेल्स से बना है। अगले ही साल 1839 में थियोडोर श्वान ने जानवरों को स्टडी किया और बोला, यही बात तो जानवरों पर भी लागू होती है। उन्होंने मशाल तो आगे बढ़ा दी, पर रेस अभी खत्म नहीं हुई थी। अब फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने आकर यह रेस पूरी की। उन्होंने एक लैटिन लाइन कही, ओमनिस सेल्युला एस सेल्युला, जिसका मतलब है हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। यह उस जमाने में एक जबरदस्त क्रांतिकारी आइडिया था। मतलब कोशिकाएं कहीं से भी जादू की तरह पैदा नहीं हो जाती, वो पुरानी कोशिकाओं के बंटने से ही बनती हैं। तो आज जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो इन्हीं दो आसान लेकिन बहुत गहरी बातों पर टिकी है। पहली, हर जिंदा चीज सेल से बनी है, और दूसरी, हर नई सेल एक पुरानी सेल से ही पैदा होती है। बस यही है जिंदगी का चक्र। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सब कुछ सेल से बना है। पर एक मिनट, क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल हाथी तक सबकी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये कहानी और भी मजेदार हो जाती है। असल में जिंदगी के पास दो बिल्कुल अलग अलग डिजाइन हैं। ये दो डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटे से एक कमरे वाले घर जैसा है, जहां सारा सामान एक साथ पड़ा है, कोई अलग कमरा नहीं। वहीं एक यूकैरियोटिक सेल एक बड़े बंगले जैसा है, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। इन कमरों को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और इस बंगले का जो सबसे जरूरी कमरा है, जो कंट्रोल रूम है, वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। प्रोकैरियोटिक वाले एक कमरे के घर में ऐसा कोई कंट्रोल रूम नहीं होता। तो चलिए अब इस बड़े बंगले यानी एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर का एक टूर करते हैं। इसे एक बहुत ही बिजी और मॉडर्न फैक्ट्री की तरह सोचिए। एक ऐसी फैक्ट्री जहां हर डिपार्टमेंट को अपना काम ठीक ठीक पता है और सब मिलकर इस फैक्ट्री को चला रहे हैं। और किसी भी बड़ी फैक्ट्री की तरह हम अपनी शुरुआत करेंगे इसके हेड ऑफिस से, इसके सीईओ के केबिन से। सेल के अंदर ये जगह है न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। यहीं पर कंपनी के सारे सीक्रेट्स, मतलब हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, हमारा डीएनए क्रोमोसोम्स में एकदम सुरक्षित रखा होता है। और ये एक डबल लेयर वाली दीवार से घिरा है, जिसमें छोटे छोटे गेट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और हाँ, इसी के अंदर राइबोसोम बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री भी है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और आप एक हैरान करने वाली बात सुनिए। एक अकेली इंसान की कोशिका के इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का धागा होता है, अगर उसे पूरा खोल दिया जाए तो वो लगभग 2 मीटर लंबा होगा। जरा सोचिए कितनी जबरदस्त पैकेजिंग है ये। चलिए अब सीईओ के ऑफिस से निकलकर सीधे फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर पर चलते हैं, वो जगह जहां असली काम होता है। यहां हमारी मुलाकात होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से। ये सेल की मेन असेंबली लाइन है। यह असेंबली लाइन भी दो तरह की है। एक है रफ ईआर, जिसकी सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं। ये राइबोसोम असल में प्रोटीन बनाने वाली छोटी छोटी मशीनें हैं। और दूसरी है स्मूथ ईआर, जिसकी सतह चिकनी होती है। ये लिपिड्स और हार्मोन बनाने का काम करती है। मतलब एक ही जगह पर दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइनें। कितना एफिशिएंट सिस्टम है ना? ठीक है, तो फैक्ट्री में माल तो बन गया।
अब उसे ठीक से पैक करके सही पते पर भेजना भी तो पड़ेगा। सेल में ये जिम्मेदारी है पैकेजिंग डिपार्टमेंट की, जिसका नाम है गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपैरेटस एक सुपर एफिशिएंट कुरियर सर्विस की तरह काम करता है। ये ईआर से आए कच्चे माल को रिसीव करता है, उसकी फाइनल फिनिशिंग और मॉडिफिकेशन करता है, उस पर सही एड्रेस का लेबल लगाता है, उसे पैक करता है और फिर उसे उसकी मंजिल के लिए रवाना कर देता है। लेकिन एक सवाल है, इस पूरी फैक्ट्री को, इन सारी मशीनों को चलाने के लिए बिजली कहां से आ रही है? यहीं पर एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, सेल के अपने पावर प्लांट्स की। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है खाने से मिली एनर्जी को एटीपी में बदलना। अब ये एटीपी क्या है? समझिए, ये सेल की अपनी एनर्जी करेंसी है, वो कैश जिससे सेल अपने सारे काम निपटाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन पावर हाउस का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है, जैसे कि ये कभी खुद आजाद जीव रहे हो। चलिए अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से जरा जूम आउट करते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि ये छोटी छोटी अरबों खरबों फैक्ट्रियां मिलकर एक पूरे जीव को कैसे बनाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। उनका आकार और डिजाइन सीधे उनके काम से जुड़ा होता है। जैसे खून की कोशिकाएं गोल और लचीली होती हैं ताकि वो पतली पतली नसों से भी ऑक्सीजन ले जा सकें। वहीं दिमाग की नर्व सेल्स लंबी और ब्रांच्ड होती हैं ताकि वो दूर दूर तक संदेश पहुंचा सकें। मतलब जैसा काम वैसा डिजाइन। तो असल बात यह है कि जिंदगी की सारी खूबसूरती, सारी कॉम्प्लेक्सिटी, एक फूल के खिलने से लेकर हमारे सोचने तक, सब कुछ इन्हीं छोटी छोटी कमाल की और अलग अलग तरह की कोशिकाओं की ही देन है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर ये खरबों की तादाद में छोटी छोटी फैक्ट्रियां एक साथ मिलकर एक याद, एक विचार या एक एहसास जैसी इतनी जटिल चीज कैसे बना लेती हैं? ये आपस में बात कैसे करती हैं? यही वो रहस्य है जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता रहेगा। Subscribe and join our community of science lovers.